तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सिंक्रो देखेंगे, राइट। सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो रिसीवर, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली होता क्या है, आपका सिंक्रो क्या होता है कि ये आपका ना इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर होता है विच प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर, ठीक है। ये क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है डिपेंडिंग ऑन द एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर। रोटर के जो एंगुलर जो पोजीशन होता है उसके बेसिस पे ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपका जो सिंक्रो सिस्टम होता है बेसिकली इट इज फॉर्म बाय इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस विच इज कॉल्ड सिंक्रो ट्रांसड्यूसर और सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, जो सिंक्रो आपका जो सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, एक तरफ हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, आपको सिंक्रो ट्रांसमीटर कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, सिंक्रो कंट्रोलर ट्रांसफॉर्मर जिसे हम सिंक्रो रिसीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को मतलब कनेक्ट करके ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट करके हम एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज सिंक्रो पेयर भी इसे कहते हैं। जब हम दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर को साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो इसको सिंक्रो पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंक्रो पेयर बेसिकली आपको क्या करता है, द सिंक्रो पेयर मेजर्स एंड कंपेयर द टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and its output voltage are approximately linear with the angular difference of the axis of the both shaft, ठीक है। ये क्या करता है आपको, ये क्या कहते हैं, सिंक्रो जो पेयर होता है वो क्या करता है, मेजर करता है और कंपेयर करता है आपके जो आपका रिसीवर और जो ट्रांसमीटर होता है दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या करता है, मेजर करता है और उसके हिसाब से आपको क्या देता है, आउटपुट वोल्टेज देता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो देखो एक एक करके देखेंगे हम। सिंक्रो मतलब बेसिकली ये क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं इसके। आपका एक क्या हो जाता है, ट्रांसमीटर, राइट, और दूसरा हो जाता है आपका रिसीवर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, सिंक्रो सिस्टम बनाते हैं जिसे सिंक्रो पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, आपका सिंक्रो ट्रांसमीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, सिंक्रो रिसीवर। देन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करके क्या बनाएंगे, सिंक्रो पेयर बनाएंगे। उसके बाद उसका हम क्या देखेंगे, आपका जो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, आपका सिंक्रो ट्रांसमीटर का मतलब कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये आपका जो सिंक्रो ट्रांसमीटर कनेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, टू मेजर पार्ट्स होते हैं आपके सिंक्रो ट्रांसमीटर के। एक आपका क्या होता है, स्टेटर होता है, दूसरा क्या होता है आपका रोटर होता है, ठीक है। स्टेटर और रोटर इसके दे आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ दिस सिंक्रो ट्रांसमीटर। फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड सेकेंड वन इज रोटर, ठीक है। तो आपका जो स्टेटर होता है, स्टेटर इज आइडेंटिकल टू द स्टेटर ऑफ थ्री फेज ऑल्टरनेटर। आपका जो थ्री फेज ऑल्टरनेटर होता है उसके आइडेंटिकल होता है, जैसे थ्री फेज ऑल्टरनेटर में जैसे आपका स्टेटर होता है वैसे ही आपका यहाँ पे स्टेटर होता है, ठीक है। तो देखो ये जो आपका स्टेटर होता है ये क्या होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो इसके तीन ना आपके यहाँ पे देखो तीन इसके क्या होते हैं, देखो ये स्टेटर है आपका और यहाँ पे क्या है आपका, ये स्टेटर वाइंडिंग्स है और ये आपका रोटर है, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, रोटर कॉइल है और ये आपका रोटर है। तो बेसिकली जो आपका स्टेटर होता है तो देयर आर थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स होता है विच आर प्लेस्ड इन अ स्टेटर विथ देयर एक्सिस इज 120 क्या होता है, अपार्ट होते हैं। ये देखो तीन आपके ये क्या है, वाइंडिंग्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, कॉइल्स प्रोवाइडेड है, मतलब थ्री कॉइल्स आइडेंटिकल कॉइल्स है। ये है मतलब S1, S2 एंड S3, ठीक है। ये क्या होता है, 120 डिग्री अपार्ट होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो तीनों के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे ये कनेक्टेड होते हैं और ये क्या किसमें कनेक्टेड होते हैं, ये स्टार कनेक्शन में आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो देखो ये स्टेटर वाला हो गया पार्ट। और जो आपका क्या होता है, रोटर भी होता है इसमें। तो जो रोटर होता है ना वो डम्बल शेप कंस्ट्रक्शन होता है इसका, और इस पे जो वाइंडिंग होती है वो सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है। और इसके जो रोटर में दोनों जो एंड टर्मिनल्स होते हैं, ये आपके यहाँ पे जो एंड टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या होता है आपके, ये टर्मिनेटेड ऑन द टू स्लिप रिंग्स। दो स्लिप रिंग से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं दोनों के एंड, ठीक है। समझ में आ गया।
तो देखो अब क्या होता है कि जब हम सिंगल फेज एसी एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं रोटर को, तो किसके थ्रू देते हैं, ये स्लिप रिंग के थ्रू हम क्या देते हैं आपको, आपका जो सिंगल फेज एसी एक्साइटेशन वोल्टेज है वो किससे प्रोवाइड करते हैं, ये स्लिप रिंग के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं आपके रोटर में। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या था, कंस्ट्रक्शन था आपके सिंक्रो ट्रांसमीटर का। समझ में आ गया? तो यहां तक ये आपका था। उसके बाद देखो इसका हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, अब क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, देखो कि आपका ये जो रोटर है, ये जो आपका रोटर है, इससे हम किससे कनेक्ट किया, हमने एसी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा कि व्हेन द रोटर एक्साइटेड बाय एसी वोल्टेज, जो रोटर करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उससे प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन द रोटर एक्साइटेड बाय एसी वोल्टेज, द रोटर करंट फ्लोज एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। क्या होगा, आपका रोटर करंट फ्लो होगा, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। राइट, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है, तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसके कारण क्या होगा आपका, तो देखो आपका जैसे अगर मान लो कि आपके रोटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होता है कि मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस में होगा, स्टेटर कॉइल में होगा, बाय ए ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ट्रांसफॉर्मर में कैसे होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। राइट, तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपका रोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कारण क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा आपके स्टेटर कॉइल में बाय ए ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ठीक है, तो देखो जो आपके स्टेटर में जो आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके ना जो कॉइल्स हैं, ये 3 कॉइल्स जो कनेक्टेड है, इसके एंगुलर जो पोजीशन होगा उस पे डिपेंड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू रोटर के जो एंगुलर पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में जो इसका एंगुलर पोजीशन होगा उस पे डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मान लो कि आपका रोटर क्या है, ये देखो रोटर यहाँ पे रोटेट कर गया और आपकी जो आपके कॉइल है कहाँ पे, यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, थीटा का हो गया। राइट, तो इस पे डिपेंड करेगा कि आपके रोटर और जो वाइंडिंग है, मतलब जो कॉइल्स हैं, उन दोनों के बीच के एंगुलर पोजीशन पे आपका डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा। तो क्या हो जाएगा, द इफेक्टिव वोल्टेज इंड्यूस इन एनी स्टेटर कॉइल डिपेंड्स अपॉन द angular position of coil axis, this one is coil axis, with respect to the rotor coil axis with respect to the rotor axis, मतलब this one is rotor axis and this one is coil axis। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना आपके मतलब कॉइल कहाँ पे प्लेस्ड है और आपका रोटर कहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच एंगुलर जो पोजीशन होगा उन पे डिपेंड करता है कितना वोल्टेज इसमें इंड्यूस होगा आपके ये स्टेटर में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये आपका क्या था, बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल था आपके सिंक्रो ट्रांसमीटर का। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। उसके बाद देखना, तो देखो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो 3 आपके कॉइल्स हैं ये वाले S1, S2 और S3। ठीक है, तो इन लोग के बीच में जो भी वोल्टेज इन पे जो भी वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला था कि हम क्या देखेंगे, वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, आपके स्टेटर में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके रोटर के एक्सेस पे और आपके कॉइल के पोजीशन पे। इन दोनों के बीच में जो भी एंगुलर पोजीशन पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन इन दोनों के बीच में जितना होगा उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ये क्या अपना S1 है, ये S2 है और S3 है। ठीक है, ये आपका क्या है, रोटर एक्सेस है। ठीक है, ये दिख रहा है लाइन ऐसे रोटेट है, तो यहाँ पे क्या रोटर एक्सेस है। तो देखो जो S1 कॉइल है और जो रोटर एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कितना है एंगल, यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ S2 और S1 के बीच में कितना मैंने बोला था 120 होता है। ये तीनों जो कॉइल्स हैं वो कितने पे प्लेस्ड होते हैं, 120 अपार्ट होते हैं, मतलब सबके बीच में 120 होता है। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 120 है और ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 120, दिस वन ये आपका है 120 प्लस थीटा। समझ गए? वैसे ही हम क्या देखेंगे, जो आपका S3 है, S3 और ये रोटर एंगल है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, यहां से यहां तक तो 120,
फिर यहां से यहां तक 120, 120, 120, 140, सॉरी 240, और यहां से जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 240 प्लस थीटा। यहां से कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 120। यहां से S1 और S2 के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 120। तो कितना हो जाएगा, 120, 120 कितना हो जाएगा, 240, और ये प्लस ये एंगल थीटा। तो ये रोटर एक्सिस से लेके और S3 के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 240 प्लस थीटा। और देखो ये जो S2 है और ये जो रोटर एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो आपकी जो वोल्टेज इंड्यूस होगी इन तीनों में, वो किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, आपके जो आपका जो ये एंगल होगा ना, मतलब ये इन दोनों के बीच में जितना एंगल बन रहा है सबके बीच में, आपके कॉइल और इस एक्सिस के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो तो कैसे लिखेंगे हम लोग। मान लो कि हमने क्या किया, एसी एक सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, एसी सप्लाई वोल्टेज क्या किया हमने, अप्लाई किया है आपके सिंक्रो ट्रांसमीटर में। तो क्या हो जाएगा, मान लो कि वो वोल्टेज क्या है, VR मैंने मान लिया, तो VR कितना हो जाएगा, VR साइन ओमेगा CT। ठीक है, ये अप्लाई किया। तो जो आपका जो S1 कॉइल है, दिस वन कॉइल, तो यहां पे आपका वोल्टेज क्या इंड्यूस होगा। तो देखो इक्वेशन लिखने से पहले एक चीज देखना, तो मैंने क्या किया आपको बताया था कि जैसे ही मैंने रोटर को क्या किया, AC वोल्टेज सप्लाई किया, तो आपका रोटर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो व्हेन द रोटर रोटेट्स बाय एंगल थीटा, दिस वन इज एंगल थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा, EMF आपका इंड्यूस होगा आपके स्टेटर कॉइल पे। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस EMF होगा, दिस इज द सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी इंड्यूस EMF, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपकी जो स्टेटर में जो EMF जो इंड्यूस होगा, वो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके टर्न रेशियो और कपलिंग जो कोफिशिएंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, इसमें आपका ये इक्वेशन लिखेंगे कि आपका कितना वोल्टेज इसमें इंड्यूस हुआ है। तो देखो अब क्या हुआ, मैंने AC सप्लाई आपको दिया, आपके रोटर को दिया। ठीक है, तो एक वोल्टेज दिया हमने। तो देखो उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज देने के बाद आपके क्या होंगे, सारे स्टेटर में क्या होगा, वोल्टेज EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, तो कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा वो हम उसके सबकी इक्वेशन लिखेंगे, सबका मतलब लिखेंगे। तो देखो हमने क्या किया, जो आपका S2 जो वाइंडिंग था, ये जो था, ये वाली जो कॉइल थी, इसे मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। ठीक है, रेफरेंस ले गया। इसके रेफरेंस में हम क्या देखेंगे, सबका एंगल देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि जो EMF इंड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके जो इंड्यूस EMF होता है, EMF जो इंड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बताओ। टर्न रेशियो, मैंने टर्न रेशियो को क्या ले लिया, KT ले लिया, राइट। और किसके प्रोपोर्शनल होता है, KC कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो टर्न रेशियो अपना क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो आपका कपलिंग कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, फंक्शन होता है आपके रोटर एंगुलर पोजीशन का। ठीक है, ये किसका फंक्शन होता है, आपके रोटर का जो एंगुलर पोजीशन होता है उसका ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने इंड्यूस EMF लिखा, KT, KC क्या हो जाए, KC। ठीक है, ER साइन ओमेगा T। ठीक है, अब देखो KT तो अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, KT अपना कांस्टेंट होगा। और जो आपका KC होगा, वो KC क्या हो जाएगा, मान लो कि जैसे KC क्या हो जाएगा, K1 cos थीटा ER साइन ओमेगा T। ठीक है, ये क्या होगा, आपके रोटर के एंगुलर पोजीशन का फंक्शन होगा। मैंने जैसे बोला कि आपका जो कपलिंग कोफिशिएंट होता है वो किसका फंक्शन होता है, रोटर के एंगुलर पोजीशन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो आपका KT और K1 है, इसे मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। ठीक है, एक कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट है, राइट। आपका वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल आपका क्या है, ये कॉस थीटा है, ER है और साइन ओमेगा है। ठीक है, अब देखो उसी को लेके हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। अब मैंने कॉइल S1 के लिए लिखा, दिस वन इज कॉइल S1। इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब देखो S1 क्या हो जाएगा, S1 N
क्या हो जाएगा के, ये वाली मैंने टर्म को, ये दोनों टर्म को मैंने के मान लिया, साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, ये वाली टर्म ओमेगा सी टी, कॉस क्या हो जाएगा, ये रोटर का एंगुलर पोजीशन देखेंगे तो देखो जो अपना S1 है और रोटर के बीच में कितना एंगुलर पोजीशन है 120 प्लस थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 120, ठीक है। वैसे ही S2 के लिए क्या लिख लेंगे के वी आर, मतलब ER की जगह मैंने VR ले लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने VR दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा सी टी कॉस थीटा, क्योंकि S2 और थीटा जो एक्सिस है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा है, ठीक है। जो सॉरी रोटर एक्सिस है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा है, राइट। तो हमने क्या ले लिया कॉस थीटा ले लिया। सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे VS3 के लिखेंगे, क्या हो जाएगा के वी आर साइन ओमेगा सी टी कॉस थीटा प्लस 240। समझ गए यहां तक। तो ये हमारा हो गया तीनों में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन हो गई। अब देखो मान लो कि ये हमारा स्टेटर है, राइट, स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या हो गया S2, दिस वन इज S1, दिस वन इज S3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो अगर मैं चाहती हूं इन दोनों के बीच का वोल्टेज निकालना, ES1 ES2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप KVL लगा दोगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है आपका ये ES1 है, ये क्या है आपका ES2 है, ठीक है। सिमिलरली अगर तो क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका ES1 माइनस ES2, ठीक है। ये क्या आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी ES1 ES आ जाएगी ना, यहां से KVL लगाओगे आप, क्या हो जाएगा ES1 माइनस ES2 इक्वल्स टू ES1 S2, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ इन दोनों के बीच का वोल्टेज निकालना, सिमिलरली आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ES3 ES1 क्या हो जाएगा आपका ES3 माइनस ES1, ठीक है। तो वही मैंने किया है, मैंने वोल्टेज इन दोनों के लाइन वोल्टेज निकालना चाहती हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैंने क्या किया VS3 S1 क्या हो जाएगा VS3 माइनस VS1। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे ना इन दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा के वी आर साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर ले लेना तो बचेगा क्या आपका ये कॉस थीटा प्लस 240 माइनस कॉस थीटा प्लस 120। तो क्या कर दोगे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले पे जब आप इसे तोड़ोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा अंडर रूट के वी आर साइन थीटा साइन ओमेगा सी टी। वैसे सिमिलरली आप किसके लिए खुद से करना फाइंड आउट, आप जब ये किसका हो जाएगा ये S2 S1, ठीक है, इन दोनों के बीच का, राइट। वैसे यहाँ फाइंड आउट कर लोगे तो दोनों फाइंड आउट कर लेना तो ये आपका आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया लाइन टू लाइन वोल्टेज। उसके बाद हम क्या देखेंगे आपका, उसके बाद सिमिलरली आप क्या कर लेना इन दोनों के बीच, मतलब ऐसे फाइंड आउट कर लिया। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे आपका कि ये भी ले लो यार, ये तो ले लिया, फिर यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। तो इसके लिए फाइंड आउट कर लेना VS2 S3, ये दोनों खुद से फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। सेम फॉर्मूले पे करना, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना आपस में माइनस कर देना तो आ जाएगा। ये हमने देख लिया आपका ये क्या। तो देखो अब क्या होगा कि व्हेन हमने जब थीटा को क्या कर दिया 0 कर दिया इस इक्वेशन में, तो मैक्सिमम EMF कहाँ पे होगा जब आपका थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या दोनों माइनस में आ जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा EMF आपका किस में होगा, वोल्टेज सबसे ज्यादा किस में आपको मिलेगा बताओ, ये वाले मिलेगा आपके S2 में, ठीक है। और इन दोनों में क्या मिलेगा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ये क्या 0 हो जाएगा तो cos 120 कितना हो जाएगा -0.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा
0.5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या होगा, S1 और S3 में कॉइल में क्या होगा, हमें मतलब मैक्सिमम नहीं मिलेगा। जो हमें मैक्सिमम जो ईएमएफ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपके यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्स ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, इस मतलब जो आपका सबसे ज्यादा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो किस में होगा, S2 में होगा, व्हेन योर थीटा इज 0। ठीक है, समझ गया। तो जब आपका थीटा 0 हो जाएगा तो जो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि ये जो कॉइल टू कॉइल जो हमने वोल्टेज निकाला था, ये वाली जो वोल्टेज निकाली थी, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इस पोजीशन, इस रोटर की पोजीशन को क्या कहते हैं, जब आपका थीटा 0 होता है तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ ट्रांसमीटर। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ ट्रांसमीटर। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ ट्रांसमीटर क्या होता है, कि व्हेन थीटा इज 0 देन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड इन स्टेटर कॉइल S2, दिस इज कॉल्ड योर मैक्सिमम, क्या होगा, दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ ट्रांसमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ ट्रांसमीटर।